जी अस्सलाम वालेकुम। इस सेगमेंट में मैं आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं और ये मेरा पसंदीदा सेगमेंट है, इसलिए कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है मैं समझता हूँ लोगों को एजुकेट करने का, समझने का, और मुझे भी जहाँ जहाँ मैं गलती कर रहा होता हूँ उसको भी केटर करने का मेरे लिए बहुत सुनहरी मौका होता है। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें लाजमी, ताकि मैं आपको उसका जवाब आपको लेट मिलेगा, क्योंकि उस वक्त जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन मैं अच्छे क्वेश्चंस का जवाब लाजमी देता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है कि अगर हम टिप्स पे ना जाएं तो आज जो आप दे रहे हैं वो क्या है। एक वीडियो में मैंने कहा था कि आप टिप्स की तरफ ना जाएं, तो इसके ऊपर इन्होंने रिबटल किया है बेसिकली। तो देखें, टिप होती क्या है। टिप होती है कि जिसमें आपको पूरा रोड मैप ना मिले। तो मैं आपको जब कोई बताता हूँ कि आप लकी सीमेंट बाय कर लें, तो किस स्ट्रेटजी के अंडर मैं आपको कहता हूँ कि आप लकी सीमेंट को बाय कर लें, पूरी स्ट्रेटजी बताता हूँ। उसके बाद उसका स्टॉप लॉस, उसका कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पे सेल नहीं करना, कैसे उसको पैरामीडिंग करनी है, कैसे उसके ऊपर आपने मैक्सिमम इस पे आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी के अंडर हम काम कर रहे होते हैं, वो उसके बारे में बता रहा होता हूँ। तो जस्ट एक किक देता हूँ बेसिकली मैं आपको, अदरवाइज स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई हुई है, सिर्फ हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिकली कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा काम नहीं करता तो मैं उसके लिए कुछ छोटा सा इनिशियल स्टेज का जो काम होता है स्टॉक सिलेक्शन का, वो मैं आपको करके दे रहा होता हूँ। तो रोड मैप पूरा दे रहा होता हूँ। तो जैसे फ़र्ज़ कर लें आपको एक टिप मिलती है कि यार टीआरजी आप ले लें, 70 रुपये का चल रहा है, ये 150 रुपये का हो जाएगा। एक टिप है, फ़र्ज़ कर लें, एक कोई इनसाइड न्यूज़ है या कुछ भी है, वट। तो वो अगर वो 70 के बाद 65 हो जाए, 60 हो जाए, 55 हो जाए, अब आप ब्लाइंडली बैठे हैं यार, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये 150 रुपये हो जाएगा। जब आप कब फिर वो बंदा मिलता है आपको जिस जो कहता है कि यार 150 रुपये का हो जाए, ले लो। आप उससे बात करते हो कि यार वो मैंने टीआरजी लिया था आपके कहने के ऊपर, क्या हुआ? वो कहेगा यार मैंने, यार वो तो जो न्यूज़ थी वो तो गलत साबित हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो मैं तो बेच दिया था मैंने 65 रुपये का या 66 रुपये का। अब आप क्यों लेके बैठे हुए हो? अब आप इसलिए लेके बैठे हुए हो कि आपको पूरा स्ट्रेटजी नहीं मिली थी, या पूरा आपको लाहेमल नहीं मिला था कि इसके साथ करना क्या है। ठीक है। तो जिसके ऊपर आपको पूरा, यानी कि पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ आप बाय कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ जब भी आप कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास कि आपने इसके साथ करना क्या है। कि आपने इसको 50% स्टॉप बेचना है, 100% पे बेचना है, 25% पे बेचना है, स्टॉप लॉस पे बेचना है, नहीं बेचना, पूरा एक उसका स्केच जो है वो लिखा होना चाहिए कि इसके साथ, इस इंटरव्यू के साथ आपने करना क्या है। तो ये मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का भी और ये चैनल बनाने का भी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं हर सेशन में लेने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं जी कि ये हैं मोहम्मद रज़ा साहब हैं कि मुस्तफ़ा भाई, पायल मौजूदा रैली में कहाँ तक जाएगा चार्ट के मुताबिक। तो ये मैं बार बार आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक जाएगा, यानी कि जब आप किसी भी स्टॉक का अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि अगर उसने ऊपर ऊपर जाना है तो कहाँ तक ऊपर जाएगा, नो बॉडी नोज। और अगर उसका डाउनवर्ड ट्रेंड है तो नो बॉडी नोज कि वो नीचे कहाँ तक जाएगा। ये चीज़ें नहीं पता होती। और टेक्निकल, मेरी लाइफ में जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट आए हैं, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस बेस के ऊपर जिन्होंने ट्रेडिंग करते थे लोग, वो क्या होता था, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कोई भी स्टॉक, कोई उसने ब्रेकआउट दिया या कुछ भी दिया तो वो कंफर्म हो जाते थे कि यार इसने यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाना ही जाना है, या कुछ चीज़ ब्रेक की तो उसने कहा यार यहाँ तक तो आएगा आएगा। तो वो जो एक पहले से कंफर्मेशन आपके जहन में बन जाती है ना, वो सबसे ज़्यादा किलिंग होती है स्टॉक मार्केट की में, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट मैंने देखे हैं जो पहला सबक अपनी ज़िंदगी से भूल जाते हैं। पहला सबक ही यही है कि नो बडी नोज़ कि मार्केट ने ऊपर कहाँ तक जाना है और नीचे कहाँ तक जाना है। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है या ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है जो आपको बता सके चार्ट के मुताबिक कि पायल मौजूदा रैली तक कहाँ तक जाएगा। ये बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन है। लेकिन इररेलेवेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि ये इररेलेवेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है, एक साइकोलॉजी बिल्ड करने की ज़रूरत है कि हमें नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक जो है वो कितना ऊपर जाएगा या नीचे जा रहा है तो वो कितना नीचे जाएगा। तो इसी एक सेंटेंस के ऊपर हमने पूरी एक, समझ लें कि एक हमने स्ट्रेटजी को हमने बिल्ड करना है, पूरी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना है। इसी एक, अगर इस सेंटेंस को आप भूल जाएंगे ना, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक है, मतलब जैसे फर्ज कर लें आपको स्टॉक लेते हैं और आप अपना मैंने बताया कि जर्नल में आप लिख देते हैं कि मैंने इसको 50% पे सेल कर देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 50% तक ही जाएगा। भाई 50% तो आपने अपना हिस्सा ले लिया ना, उसके बाद हो सकता है वो 100% तक जाए, 200% तक जाए। फिर हम दूसरी उसकी कोशिश ये करते हैं कि हम उसको हम थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें कि मैक्सिमम हम उसका प्रॉफिट हम गेन कर सकें, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट फिर भी गेन नहीं कर सकेंगे, कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वो स्टॉक कहीं ऊपर तक जाएगा, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा उसके नीचे आने का। तो ये एक पूरी एक साइकोलॉजी है, एक पूरा माइंडसेट है, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये सेंटेंस पहला जो जिसके ऊपर मेरी क्या पूरा टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर बेस करता है कि हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि मार्केट ने ऊपर कहाँ तक जाना है या नीचे कहाँ तक जाना है। हाँ, ऊपर जब जाएगी तो हमने उसको कैसे फॉलो करना है, नीचे जब जाएगी हमने उसको कैसे फॉलो करना है। ऊपर जाएगी तो हमने कैसे फॉलो करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकें, और मार्केट जब नीचे जाएगी तो हम कैसे इसको फॉलो करें कि हम मिनिमम अपने अपने लॉसेस को हम मिनिमम रख सकें। सिर्फ यही टेक्निकल एनालिसिस है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप कुछ समझ गए हों। अगला क्वेश्चन है कि सर जी लॉन्ग टाइम के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं या ईटीएफ में? देखें, हर एसेट क्लास जो है वो ठीक है, आप गोल्ड ले लें, आप करेंसी ले लें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें, हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है। एक दूसरे के साथ जब कंपैरिजन करने जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी बातें खुलती चली जाती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, कई दफ़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है। मैं खुद हमारा कारोबार ही स्टॉक मार्केट से है, लेकिन आजकल मैं बार बार कहता हूँ कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आजकल तो सेलिंग का मतलब सीज़न है, उनके लिए बाइंग का सीज़न नहीं है। आजकल म्यूचुअल ये जो आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग करने वालों का उनका सीज़न है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक वक्त आएगा जहाँ पर मोमेंटम ट्रेडिंग वाले लॉस कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर उनका इन होने का टाइम होता है। तो हर चीज़ का एक सिनेरियो, एक सीज़न चल रहा होता है, एक ठीक है ना, तो एक पीरियड चल रहा होता है, उसको हमने यूज़ करना होता है। प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है, तो हर चीज़ के अंदर ऐसा ही है। तो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ मैं बनाऊंगा म्यूचुअल फंड्स के भी हवाले से भी, ईटीएफ के हवाले से भी, ताकि लोगों को बेसिक एजुकेशन हो, उसके बाद फिर वो अपनी एजुकेशन को उसके मुताबिक बढ़ा सकें। लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं है म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, ईटीएफ के हवाले से, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरी सीरीज़ के अंदर हम बेसिक को कवर करें, और उसके बाद अगर कोई उसमें जाना चाहता है तो फिर उसके अंदर मज़ीद अपनी उसके अंदर मेहनत करके जो भी फील्ड है म्यूचुअल फंड्स की, ईटीएफ की अलग फील्ड है, स्टॉक की अलग फील्ड है, गोल्ड में आप काम करते हैं उसकी अलग फील्ड है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। फिर वही क्वेश्चन आया जी, विच कैटेगरी इज़ गुड फॉर 6 to 12 months इन्वेस्टमेंट फॉर गुड कैपिटल गेंस? भाई आप भूल जाएं इस बात को कि अगले 6 से 12 महीने में आप कुछ कैपिटल गेन कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगले 6 से 12 महीने में कौन से होते हैं ये नहीं पता। हो सकता है कि अगले 6 से 12 महीने में आप लॉस करें, उससे अगले 6 से 12 महीने में आप प्रॉफिट बनाएं, या हो सकता है अगले 6 से 12 महीने के 2 से 3 स्पेल आप लॉस करें, यानी कि 1.5 2 साल 3 साल 4 साल भी आप लॉस करें। अगला जो 5वां साल लगेगा वो सारे आपके लॉसेस भी कवर करेगा और आपको प्रॉफिट भी देके जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में कोई टाइम इस तरह आप बाउंड नहीं कर सकते कि यार मैं इतने अरसे के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में वही पैसा लेकर आएंगे जो आपको आप समझ लें कि आप इतना समझ लें कि फ्यूचर में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। वो ठीक है, ज़रूरत तो पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसमें टाइम का अनुसार आप निकाल के आएंगे। हो सकता है आपके पैसे 5 साल में में फ्री ना हो सकता है 10 साल में फ्री ना हो सकता है 15 साल में फ्री ना हो। तो मतलब पूरा एक सिस्टम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप टाइम को बाउंड ना करें। और जो अगर आपके जहन में ऐसा है कि मैं 6 महीने 12 महीने साल 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में ना आए। स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाएं जो एक बड़ा कॉज आप समझ लें कि ये एक छोटे कॉज के लिए आप स्टॉक मार्केट को यूज़ ना करें, बड़े कॉज के लिए यूज़ करें। बड़ा कॉज क्या हो सकता है कि यार आप कहते हो यार कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि मैं अपना घर ले सकूं या कोई प्लॉट ले सकूं।
तो मैं कमेटी डालना चाहता हूँ, तो कमेटी डालने से बेहतर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको कमेटी से ज़्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन टाइम का नहीं पता। कमेटी तो आपको पता है कि यार 1.5 साल 2 साल की कमेटी है, इसके बाद मुझे लमसम इतने पैसे मिल जाएंगे, वो आपको अपने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन मार्केट से भी अगर आप पैसे कोई अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको एक स्ट्रेटजी के ऊपर आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा मतलब एक कॉज हो सकता है कि आप प्लॉट लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि गाड़ी भी अगर आपने लेनी है तो अपने पैसों से ना लें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन समझे बगैर नहीं, आज से ना करें भाई, पूरी समझें, बैक टेस्ट करें, हर चीज़ करें, उसके बाद अपने स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी वो वाली, ठीक है। ये आप मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आपको मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं, आपको फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। वो भी हम इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग वाली मेरी आप जाके वीडियोस देखें, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जब तक एक प्रॉपर आपको गाइडलाइन ना मिले, प्रॉपर एक रोड मैप ना मिले, उस वक्त तक आपने इस पर काम नहीं करना। लेकिन आपने स्टॉक मार्केट को एक बड़े कॉज के लिए यूज़ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। भाई साहब, ठट्ठा सीमेंट सबसे अच्छा है, मैंने सबसे ज़्यादा पैसा इसी से बनाया है। ये जब मैंने सीमेंट सेक्टर के हवाले से जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसका एक कमेंट आया था, ये हारून रशीद साहब हैं, हारून रशीद हैं। तो देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उसमें ठट्ठा सीमेंट भी था। तो 18 कंपनीज़ हैं, 18 स्टॉक्स हैं आपके सीमेंट सेक्टर में। तो 18 में ज़रूरी नहीं कि ठट्ठा ही सबसे अच्छा हो, लकी सीमेंट भी है उसमें, मैपल लीफ भी है, फौजी सीमेंट भी है। अब आप एक समझ लें कि आप किसी एक सेक्टर में से किसी एक मतलब स्टॉक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। किसी भी वजह से वो स्टॉक जो है वो किसी भी वक्त बैड परफॉर्मेंस दे सकता है, या उसके अंदर कोई गलत न्यूज़ आ सकती है उसका, या उसकी मैनेजमेंट का कोई गलत फैसला हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमेशा ध्यान में रखें कि अगर किसी स्टॉक से आपने पैसे बना लिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सारी ज़िंदगी बंदा उस और मतलब एक उस निकल ही नहीं पाता। मतलब अगर किसी ने अगर फ़र्ज़ कर लें टीआरजी से पैसे बना लिए एक दफ़ा, वो सारी ज़िंदगी टीआरजी में पैसे टीआरजी में इन्वेस्टेड रहेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील करता है। बेशक पैसे बने ना बने, नुकसान करता रहे, लेकिन एक दफ़ा अगर उसने पैसे बना लिए टीआरजी से, तो वो कहता है यार बस टीआरजी है स्टॉक मार्केट में, इसके अलावा कोई स्टॉक ही नहीं। तो आपने ठीक है, उससे एक दफ़ा आपने पैसे बना लिए, तो आपके रूल रेगुलेशन के ऊपर अगर पूरा उतर रहा है तो आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। अगर आपके रूल रेगुलेशन या स्ट्रेटजी में नहीं आ रहा तो फिर आप उसमें डी इन्वेस्ट ही रहेंगे। तो ये इस बात को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, सख्त करने की ज़रूरत नहीं। एक हैं हमारे मोहम्मद शाहिद साहब हैं, वो कहते हैं जी मेरे पोर्टफोलियो में 55 ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, मुझे ईदी कब मिलेगी? सर, जिसके पोर्टफोलियो में 55 ब्लू स्टॉक्स हों वो तो ईदी देने के काबिल होता है सर। ईदी लेने वाला तो वो उस कैटेगरी से निकल जाता है, और आपसे तो ईदी लेना बनती है। ईदी आपको क्यों देंगे हम? और दूसरी बात यह है कि मैं समझ गया हूँ कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन देखें जिसके पास 55 ब्लू स्टॉक्स हैं ना, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, पहली बात तो ये है कि वो अभी सेलिंग फेज़ में होगा। अभी सेलिंग फेज़ का मतलब ये है कि जब मार्केट बढ़ती है, तो ये देखें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सबसे बड़ी जो मैं निशानी आपको बता देता हूँ, इस तरह की मार्केट में वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहा होता। अगर आप अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की कैटेगरी में गए नहीं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की निशानी ये होती है कि आजकल की मार्केट में वो परेशान होता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। परेशानी क्यों बढ़ना शुरू होती है कि उसका जो पोर्टफोलियो है वो श्रिंक होना शुरू कर देता है। श्रिंक होने का मतलब ये है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग करनी होती है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है उसने सेलिंग करनी थोड़ी सी, फिर उसने सेलिंग करनी है 10%, 20%, 25%, आहिस्ता आहिस्ता सेलिंग करना शुरू करेगा। तो जब वो सेलिंग करना शुरू करता है तो मार्केट ऊपर जा रही होती है, फिर बेचता है, फिर ऊपर जाती है, फिर बेचता है, फिर ऊपर जाती है, तो वो उसकी परेशानी में इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है? कि उसका पोर्टफोलियो श्रिंक हो रहा है, और वो परेशान होता है कि यार मार्केट तो इतनी ऊपर जा रही है, मेरा पोर्टफोलियो श्रिंक हो रहा है। और उसके बाद
फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, वो मार्केट गिरने का इंतज़ार करता है, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाता है, लेकिन गिरती ही मार्केट में। फिर जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो एक ख़ास मौके पे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करना शुरू करता है। जिस तरह उसने सेलिंग की थी उसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बाय कर रहा होता है। पूरा एक साइकिल को वो इंजॉय करता है, पूरा साइकिल अवेल करने की कोशिश करता है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। अगर अभी भी आप मतलब आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं, या अभी भी आप देख रहे हैं कि यार मार्केट आपको बढ़ने का अभी भी इंतज़ार, अभी भी आपको मार्केट बढ़ने का इंतज़ार है, आपने कोई खास प्रॉफिट नहीं बनाया, तो आप तब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं। मतलब आप प्रोसेस में शामिल हैं, लेकिन आप अभी तक क्वालिफाई नहीं किया आपने। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे आप इंटरनेशनल फर्ज कर लें, आप कोई प्लेयर बनना चाहते हैं तो आप ठीक है प्रोसेस में होते हैं, लेकिन आपको कैप नहीं मिलती, टेस्ट कैप जैसे मिलती है ना, तो उसका टेस्ट कैप उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर वो सारी जो खूबियाँ हैं वो आपके अंदर पैदा नहीं हो जाएंगी। इसके बाद है जी हमारे वर्थ इट साहब हैं, हमारे इश्तियाक साहब, वो कहते हैं जी कि सर परहैप्स द प्रीवियसली पॉलिसी ऑफ सेटिंग दी, वो कहते हैं जो 6% स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा बेहतर है। तो भाई मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं तो सिर्फ लोगों को प्रैक्टिकल करके बता रहा होता हूँ, लोगों ने खुद फैसला करना होता है कि उसको 4% स्टॉप लॉस पसंद है, 6% पसंद है। मैं हूँ ज़ाती तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि 8% और 10% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 8% और 10% का स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट नहीं होता और बड़ी बड़ी रैलीज आप इंजॉय करेंगे। लेकिन उसमें जब 8% एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, बंदा एक दफ़ा स्टॉप लॉस हिट होता है, दूसरी दफ़ा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, बंदे का वजू जो है ना वो टूट जाता है, समझ लें आप। मतलब वो उसका जो पेशेंस है वो ब्रेक हो जाता है, वो कहता है नहीं यार ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं 8% और 10% की तरफ नहीं जाता। हालांकि असल जो पॉलिसी है वो 8% और 10% के साथ बेहतरीन रिजल्ट है। स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है। अगर जनवन मार्केट में तेज़ी है ना, तो आपका 8% और 10% का स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। ये जनवन तेज़ी की निशानी होती है। लेकिन आपके मतलब आप को अगर 6% समझ में आता है, आप 6% पे रहें, 4% तो जाने की आप ज़रूरत नहीं है। 4% सिर्फ उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान होते हैं। तो 4 अगर 2 दफ़ा भी 4% वाला स्टॉप लॉस हिट होता है, 3 दफ़ा भी होता है, तो 12% का आपका लॉस होता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो जैसी ही आपकी पर्सनैलिटी है, जैसा आपका रिस्क एपिटाइट है, जैसी आपकी शख्सियत है, वैसा आप उसके अंदर आप उसको अपनी मेरे ऊपर ना जाएं भाई। मैं हर चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, और जब मैं कोई चीज़ इस तरह की लेकर आऊँगा ना, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे, आप खुद पिक एंड चूज़ करेंगे, हाँ यार ये वाला ऑप्शन मुझे बेहतर लगता है, ये मुझे लगता है। तो आप अभी भी आपके सामने मैं विंडोज़ खोलता चला जा रहा हूँ। आपको जो चीज़ समझ में आती है ना, सिर्फ आप उसके ऊपर स्टिक हो। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, आप उसके ऊपर स्टिक हो। अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं समझ में आती, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ में आती है, तो आप लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। बेशक उसका मेरा प्रोग्राम नहीं आया, लेकिन इंतज़ार करेंगे, आप लॉन्ग टर्म की तरफ रहेंगे। आप एक और हमारे अहमद रज़ा साहब हैं जी, वो कहते हैं जी कि जज़ाकल्लाह खैर सर, पैरामिडिंग के बारे में। पैरामिडिंग मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि पैरामिडिंग एक अलग स्ट्रेटजी है। टीकेटी के साथ उसको, टीकेटी में भी आपकी एक पोजीशन चल रही होगी और एक पोजीशन आपकी पैरामिडिंग में चल रही होगी, ठीक है। एक पोजीशन में कहीं और भी चल रही होगी, 3-4 स्ट्रेटजीज आपकी चल रही होती हैं एक वक्त में, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी तक एक टीकेटी के वाले से बात की है। दूसरा टीकेटी के अंदर जब स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कल मैंने एक बात की थी कि आपने दोबारा स्टॉक को उसको छोड़ना नहीं है, आपने दोबारा कैसे बाइंग करनी है। तीसरी बात पैरामिडिंग की है। पैरामिडिंग एक अलग आपकी पूरी एक स्ट्रेटजी है, और इसके ऊपर पैरामिडिंग के ऊपर भी आपकी ये सबसे बड़ी पॉलिसी है मैं समझता हूँ पैरामिडिंग के हवाले से, क्योंकि पैरामिडिंग के अंदर आपकी पोजीशन जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आपके पास एक है स्टॉक्स, फर्स्ट करें 100 हैं, फिर 200 होंगे, फिर 300 होंगे। अगर एक लंबी रैली आएगी तो एक बड़ी एक क्वांटिटी के साथ आप जा रहे होंगे। तो पैरामिडिंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, ताकि जब मैं इसके बारे में बताऊँ तो ज़रा थोड़े से सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा कह रहे हैं सर, आपने कहा था कि महंगे स्टॉक्स होते हैं, वी अहमद रज़ा साहब हैं, कि होते हैं ब्लू चिप जिसके वॉल्यूम्स कम होते हैं और बट मूव बहुत अच्छी होती है। आपने कहा था कि उन स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्टॉक्स होते हैं, और उन अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ में, जैसे 25% आपने इस कैटेगरी को देने हैं, 25 इसको देने हैं, 25 इसको देने हैं, 25 इसको देने, या 20 इसको देने हैं, 20 इसको देने। तो इस तरह आपने कैटेगराइज करना है कि भाई ये इस कैटेगरी की ये मेरी स्टॉक की वॉच लिस्ट है,
या स्टॉक की बकेट है, इसको मैंने इतने पैसे देने, इसको मैंने इतने पैसे देने, इसको मैंने इतने पैसे देने, वो मैंने बात की थी। तो वो ज़ाहिर बात है कि वो जब तक पूरा एग्जाम में प्लान नहीं आएगा वो उस वक्त तक मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया था उस वक्त कि आप इस तरह अपनी बकेट्स बना लें। मैं जब वो मेरी कोशिश करूँगा, मैं ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, ईद की छुट्टियों में मैं आपको इस हवाले से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं सारा अपना जो पूरा कंटेंट है वो मैं कंप्लीट कर लूँ और ईद के बाद मैं सारा आपको डिलीवर कर दूँ। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। अपने आप को कैटेगराइज करें, मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, वो सबसे पहले उसको डिसाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।